ठीक है, तो बेंजीन रिंग में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस कैसे देखते हैं, ठीक है, या किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये डिस्कस करना, हाउ टू डिसाइड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग ग्रुप आर ऑलरेडी प्रेजेंट। तो इसमें कुछ रूल हैं छोटे-छोटे, उनको समझ लेते हैं। पहला रूल कहता है, रूल नंबर 1, इफ टू एक्टिवेटर आर प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग में दो एक्टिवेटर प्रेजेंट है ना, दो ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों ही क्या है, एक्टिवेटर है ना। एक्टिवेटर मतलब M में प्लस M इफेक्ट शो कर रहे हैं या हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे केस में देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो उनमें से ज्यादा पावरफुल एक्टिवेटर होगा बेटा, है ना, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होगा वो डिसाइड करेगा, है ना, कि कौन मतलब इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करेगा, ये डिसाइड करेगा बेटा। ऐसे केस में जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होगा या स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, है ना। तो ये हमें पहला पॉइंट समझना है। देखो जैसे इस बेंजीन रिंग में देखिए दो ग्रुप बैठे हुए हैं, एक OCH3 है, एक मेथिल है ना। अब OCH3 का M में कौन सा इफेक्ट लगा होगा, प्लस M इफेक्ट, है ना। ये प्लस M इफेक्ट की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, तो है तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ही है ना। इसको हम लोग क्या बोले थे, प्लस M वाले को स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप बोल रहे थे नहीं। और जो मेथिल है नीचे देखो, तो ये प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, तो ये भी एक्टिवेटर है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना OCH3 है, क्योंकि M इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या आई इफेक्ट पे डोमिनेट करता है। तो ये थोड़ा सा एक्टिवेटिंग है लेकिन रिलेटिवली लेस एक्टिवेटिंग है ना। ऊपर वाले ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या है, ये लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऊपर वाला बेटा मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है OCH3। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जब दो एक्टिवेटर प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो वहां पे किसकी सरकार चलेगी, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। इसका मतलब यहाँ पे जो डिसाइडिंग पोजीशन जो डिसाइड की जाएगी वो ये डिसाइड करेगा OCH3, ठीक है। और अच्छा है, ये आर्थो पैरा होस्ट है कि मेटा होस्ट है OCH3, आर्थो है ना, है तो बेटा आर्थो पैरा होस्ट। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन इसके रिस्पेक्ट में या तो आर्थो पोजीशन पे हो सकता है। अच्छा पैरा ब्लॉक्ड है, पैरा पे मेथिल बैठा हुआ है, वहां तो वैसे भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे केवल एक ही पॉसिबिलिटी रह गई कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक कर दे, आर्थो पोजीशन पे, है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है। ऐसे नाइट्रेशन होगा तो Nu2+ हो जाएगा, हेलोजनेशन होगा तो वो X+ हो जाएगा। तो वो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा अल्टीमेटली इस सिचुएशन में वो केवल एक ही पोजीशन यहाँ पर है, आर्थो पोजीशन। तो वो आर्थो पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूशन देगा। हाँ तो उसमें देखना पड़ेगा किसका प्लस इफेक्ट ज्यादा है। वो ऑर्डर हम लोग GOC पढ़ा थे ना, प्लस एंसर उससे पढ़ा। मान लो OH भी बैठा है, NH2 भी बैठा है, तो NH2 का प्लस इफेक्ट ज्यादा होता है, तो NH2 की आर्थो पैरा पे अटैक जब होगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये पहला रूल जो है वो यही कह रहा है कि अगर दो एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो उन दोनों बेटा जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है, जो या फिर वो ग्रुप जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होता है ना, वो उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन डिसाइड होती है, ठीक है। फिर रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 क्या आता है, इफ एन एक्टिवेटर एंड डीएक्टिवेटर बोथ प्रेजेंट इन मेनी, एक ग्रुप एक्टिवेटर है और एक आपका डीएक्टिवेटर है और दोनों ही ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो, तो फिर अटैक किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्टिवेटर, है। हाँ तो यहाँ भी एक्टिवेटर ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो एक एक्टिवेटर है जो पाइलेट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, एक पता लग कम कर रहा है, तो ज्यादा जो पाइलेट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा ना उसी के अकॉर्डिंग अटैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेटर,
या फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर एक एक्टिवेटर है दूसरा डीएक्टिवेटर है तो वहां भी सरकार चलेगी एक्टिवेटर की। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहा होगा ना बेंजीन की, उसके आर्थो पैरा या उसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिसाइड करना होगा। अब जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए कि जो मेथिल है, मेथिल आपका एक्टिवेटर है ना, एक्टिवेटर है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट, और है ये आर्थोपैरा होस्ट। ठीक है, अच्छा क्लोरीन नीचे बैठा हुआ है, क्लोरीन है तो आर्थोपैरा होस्ट लेकिन इसका माइनस आई प्लस एम पे डोमिनेट होता है, तो ओवरऑल ये डीएक्टिवेटिंग होता है ना, या इसको क्या बोल देते हैं वीकली डीएक्टिवेटेड, मतलब डीएक्टिवेट करता है वो बहुत एक्टिवेट नहीं कर डीएक्टिवेट करता है। ठीक है, इसलिए वीकली डीएक्टिवेट बोल देते हैं, क्योंकि प्लस एम तो लग ही रहा है, बस डोमिनेंट हो गया माइनस आई, इसका माइनस आई डोमिनेंट होता है इसी के प्लस एम पे। तो यहाँ पे एक एक्टिवेटर एक डीएक्टिवेटर है, तो यहाँ पे किसकी सुनी जाएगी, एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में आर्थो जो उसके पड़ोस वाली पोजीशन है ना, इधर वाली आर्थो भी हो सकती है या पैरा। अब पैरा ब्लॉक है क्योंकि वहां पर पहले ही सीएल बैठा है ना, बेंजीन रिंग में एक पोजीशन पे एक ही ग्रुप आके जुड़ सकता है, एक ही हाइड्रोजन ही होता है, तो यहाँ तो आ नहीं सकता कोई, तो इसका मतलब कहाँ पे अटैक होगा, आर्थो पे ही होगा। ठीक है, तो अटैक जो होगा वो आर्थो पे ही हो सकता है। तो इसमें अगर प्रोडक्ट आपसे पूछा जाए तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, कि बेंजीन की आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को कनेक्ट करते हैं। जो उसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसमें नंबरिंग आर्थो को फर्स्ट दे रखा है, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बातें, थोड़ा ऊपर है ना। तो उसको लिखते रहिए, नोट भी करते रहिए, समझते भी रहिए कि अगर एक एक्टिवेटर है दूसरा डीएक्टिवेटर हो तो अच्छा कोई। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिवेटर है उसके रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूशन होगा। बिल्कुल ठीक है। पहला रूल क्या बोल रहा था कि अगर दोनों ही एक्टिवेटर है तो कौन किसके रिस्पेक्ट अटैक होगा, हाँ जो स्ट्रांगली एक्टिवेटर है, जो ज्यादा अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और सेकेंड केस में एक एक्टिवेटर एक डीएक्टिवेटर, इसमें एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, क्लियर है। आधा समझ में आया, अध्यक्ष बेटा अच्छा ओके, ठीक है। तो नोट कर लिया, रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। हो गया, चलो तो ये दो रूल हो गए। अब तीसरा जो थर्ड रूल है वो समझिए, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए रूल नंबर 3 कह रहा है इफ टू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन बेंजीन, अगर दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है मतलब दोनों ही डीएक्टिवेटर है, हाँ, देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर विद रिस्पेक्ट टू वीकली एक्टिवेटिंग की स्ट्रांग एक्टिवेटिंग। इसमें बोला था कि जो मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है उसकी रिस्पेक्ट में अटैक हो रहा होता है, क्योंकि उसकी मेटा पूरे अटैक होगा। तो लिख ली विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना,
तो ज्यादा डीएक्टिवेटर होगा, ज्यादा अच्छा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, एट मेटा पोजीशन। तो अगर बेटा दो डीएक्टिवेटर प्रेजेंट हो, कभी ऐसी सिचुएशन देखने मिल रही है, तो इसमें जो ज्यादा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, मोर डीएक्टिवेटिंग जो ग्रुप होगा, उसकी मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। ये वाला पॉइंट भी आपको कई बार देखने को मिल सकता है। तो जो ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, जो मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, उसकी मेटा पोजीशन पे अटैक होगा, ठीक है ना। तो डीएक्टिवेटर जो होते हैं मेटा होस्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देख लीजिए कि रिंग में NO2 भी बैठा है और CN भी बैठा हुआ है, तो है तो बेटा दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है ना। NO2 का भी -M लग रहा होगा, -I भी लग रहा होगा, CN का भी -M -I। अब ये देख लो किसका -M ज्यादा है, NO2 का। तो वो -M वाली जो लिस्ट है वहां से आपको देखना होगा। NO2 काफी आगे बैठा हुआ है CN से, NO2 का -M इफेक्ट ज्यादा होता है CN के -M इफेक्ट से। तो बेटा ये मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, NO2 जो है वो मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, एज कंपेयर टू साइनाइड। तो यहाँ पे जो ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है उसकी मेटा पोजीशन पे अटैक होगा, और इसकी मेटा पोजीशन मतलब कौन सी है, सेकंड। तो यहाँ पे बेटा जो सब्स्टिट्यूशन कराना होगा वो मेटा पोजीशन पे हो जाएगा। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। सर हाँ बोलो बेटा। सर वैसे जो रिंग्स होती हैं जिनमें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होते हैं, उनमें सर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाना बहुत मुश्किल होता होगा ना, एज कंपेयर टू एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाँ, रिलेटिव रेट देखा तो काफी स्लो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहती है अगर डीएक्टिवेटेड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थोड़ा टेम्परेचर भी लेना पड़ता है तब जाके होता है सब कुछ। तो ये 3 रूल है बस, है ना। बस आपको जितने भी एग्जांपल मिलेंगे तो कहीं ना कहीं बस यही 3 रूल के बेसिस पे आप आंसर दे देंगे, है ना। फर्स्ट पे इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। नहीं बेटा, जो ज्यादा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है ना वो NO2 है, और उसकी NO2 मेटा होस्ट होता है, तो उसकी मेटा पोजीशन तो सेकंड वाली है ना बेटा। यस सर। है ना, तो सेकंड पे अटैक करना है, कराना पड़ेगा। तो एक्टिवेटिंग है ना? अगर एक्टिवेटिंग है भले ही स्ट्रांगली है कोई दिक्कत नहीं, तो जो एक्टिवेटर है उसी की सरकार चलेगी, है ना। एक एक्टिवेटर एक डीएक्टिवेटर भले ही वो स्ट्रांगली हो या वीकली, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूशन कराएंगे हम। सर मतलब हमेशा जो ज्यादा एक्टिवेटर होगा वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा। हाँ, एक्टिवेटर डीएक्टर में जो कम डीएक्टिवेटिंग होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिवेटिंग होगा इसमें। हाँ, क्या करो फिर से बोलो। सर मतलब क्या कहते हैं, जो किसी भी केस में रूल 1 2 3 में जहाँ पे ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वहीं पे अटैक होगा ना। नहीं, इसमें ये भी देखना है ना कि अगर आर्थो पैरा होस्ट है तो फिर एक्टिवेटिंग मोर एक्टिवेटिंग के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन अगर मेटा होस्ट है ना बेटा, मेटा होस्ट, तो उसमें जो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर होगा उसकी मेटा पे अटैक होगा, ठीक है। सर तो यहाँ तो मोर डीएक्टिवेटिंग, अच्छा ओके सर, ओके 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 है ना, आ रही बात समझ में। समझिए। तो चलो इसमें अब एग्जांपल करते हैं और क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला एग्जांपल ये कि बेंजीन रिंग में मेथिल बैठा हुआ है, इसमें अभी एक ही फंक्शनल ग्रुप बैठा है मेथिल, और कोई नहीं है, ठीक है। तो इसी की सरकार चलेगी। खैर अब इलेक्ट्रोफाइल पूछेगा मेथिल भैया कहाँ अटैक करें,
मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब रिंग पे अटैक करता है और रिंग में पहले से अगर कोई ग्रुप बैठा हुआ है तो अब वो उसकी इजाजत के बिना अटैक नहीं करेगा, है ना। तो मेथिल यहाँ पे डिसाइड करेगा, और मेथिल आपका एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर के साथ साथ ये आर्थो पैरा होस्ट है, ठीक है। तो इसकी आर्थो पे अटैक होगा या फिर पैरा, तो दोनों बनेंगे तो दोनों प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहे हैं तो यहाँ मेजर माइनर की बातें होने लगेंगी। और ऐसे केस में देखो यहाँ पे मेजर कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर जब स्टेरिक ई पे डिपेंड करेगा ना, जब स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ, तो इसमें देखो आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, उससे कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो ये कहना तो हमेशा सही नहीं होता कि पैरा वाला ऐसे केस में हमेशा ही मेजर होगा। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफाइल के नेचर पे भी कई बार। और अभी जैसे इलेक्ट्रोफाइल हम लोग को पता नहीं है क्या है, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा सिचुएशन दिखे कि इलेक्ट्रोफाइल और जो ग्रुप पहले से बैठा हुआ है आर्थो पे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सपोज है ना, तो फिर उस केस में आर्थो प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ जाती है, उस केस में मेजर आर्थो हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब वही बात है ना कि मेथिल के पास अपने एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, मेथिल के पास H है लेकिन वो एक्टिव नेचर के नहीं है, तो E चाहे कोई भी हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन ही नहीं पाएगी यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक ग्रुप के पास तो एक्टिव हाइड्रोजन होने चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेजर बेटा पैरा वाला ही होगा, क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। उल्टा आर्थो वाले में तो हिंड्रेंस डेवलप हो जाएगा, क्योंकि कोई बॉन्ड ऐसा तो है नहीं कि जो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा हो, उल्टा इनके बॉन्ड पेयर या लोन पेयर स्टेडिकली रिपेल कर रहे होंगे, तो फिर पैरा होता है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पा रही हो तो बेटा हमेशा पैरा होगा उस केस, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो बेटा पैरा मेजर वाला ये ना, ये पैरा वाला प्रोडक्ट ही मेजर होगा। सेकेंड वाले बताइए, बेंजीन में OCH3 बैठा हुआ है, OCH3 कैसा ग्रुप है? प्लस है ना, OCH3 M में प्लस इफेक्ट लगा रहा है, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटर है, इस वजह से ये भी कैसा होगा? आर्थो पैरा होगा, ठीक है। यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी, आर्थो या पैरा, लेकिन वही बात है कि OCH3 के पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की कोई पॉसिबिलिटी दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी पैरा वाला ही मेजर होगा, यहाँ पे भी पैरा वाला ही मेजर होगा, ठीक है। मेटा पे सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि कोई मेटा डाइजेटिंग ग्रुप ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। थर्ड केस में नाइट्रोबेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन अगर होगा तो माइनस, तो NO2 का यहाँ पे लग रहा है -M इफेक्ट बेंजीन के ऊपर, और माइनस इफेक्ट जब भी लगता है ना तो वो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, ठीक है। -M इफेक्ट जब भी लगता है तो वो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, और इसीलिए उसको मेटा होस्ट भी बोल देते हैं। तो वो इलेक्ट्रोफाइल को वेलकम करेगा मेटा पोजीशन पे, है ना। इलेक्ट्रोफाइल जब पूछेगा कि NO2 भैया कहाँ अटैक करें, तो कहेगा बेटा केवल मेटा पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें आपको तरफ पे नहीं होगा, इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा और यही मेन प्रोडक्ट है, इसमें मेजर माइनर की बात नहीं होगी। जब मेटा अटैक होगा तो मेजर माइनर की बात वैसे भी नहीं होगी, ठीक है। सेकंड में ऑर्थो वाला नहीं बनेगा? सेकंड में आर्थ वाला बनेगा, बस मैंने बनाया नहीं क्योंकि हिंड्रेंस काफी ज्यादा है वहां पर, है ना। आप चाहो तो बना लो और उसके नीचे फिर माइनर लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आर्थो पैरा होस्ट होंगे ना तो बनेंगे बेटा दोनों हमेशा, बस कोई एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। एक यील्ड ज्यादा होगी, 50% से ज्यादा बन रहा होगा उसको मेजर बोल देंगे, जो 50% से कम बन रहा होगा वो माइनर हो जाएगा, लेकिन बनेंगे दोनों। मेटा में माइनर, मोटा में तो एक ही,
इसमें ये बनेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, फोर्थ नंबर में ये बताइए मेटा। तो इसमें देखिए अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और अकेला एक हाइड्रोजन भी है, तो भी वो क्या शो कर देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। अगर अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर देगा। हाँ, हेलोजन नहीं होना चाहिए, हेलोजन होता तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पे होने लगता है। इस वजह से ये भी आपका आर्थो पैरा होस्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, इस ग्रुप के पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं, कौन से डायरेक्ट एक्टिव हाइड्रोजन जानते हो ना, FON, कौन से रिलेटेड हाइड्रोजन है नहीं, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना नहीं पाएगा। तो अगर आर्थो पे जुड़ेगा तो ये ऊपर से बल्कि भी बहुत है, दो फेनिल लगे हुए हैं उस पे, तो आर्थो वाला तो बहुत ज्यादा स्टैटिकली हिंड्रेंस होगा उसमें, वो माइनर बनेगा। तो यहाँ मेजर वाला कौन सा बनना चाहिए, पैरा वाला ना। तो बेटा पैरा पे अटैक होगा, मतलब नंबर 3 पोजीशन पे अटैक होगा। वो नंबरिंग 1 2 3 ऐसे कर दी गई है, कई बार क्वेश्चन में आपसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबरिंग करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो उस सिचुएशन में आपका मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा। सर अपने टेबल में इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में लिखवाया है। टेबल में यस बार सर। चेक कर ले वो टेबल में थर्ड वाले तो आर ये वाले होते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, CH2X और CSH2, है ना। वो शायद कुछ गड़बड़ लिख दिया, इसको सही कर लेना अगर लिख दिया तो। TH वाला नहीं है वो। हाँ, इसमें रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। ठीक है ना। हाँ, तो इसमें हेलोजन वाले ही है बेटा वो, ठीक है सर ये आपका पैरा पे मेजर बनेगा इसमें। सर हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप हैं, तो सर फिनाइल तो -M इफेक्ट शो करता है, तो सर ये खींचेगा क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन्स? अरे -M इफेक्ट जो शो करेगा तो किसके रिस्पेक्ट में करेगा? जो फिनाइल रिंग हमने लगाई है ये, मतलब सर कोई भी आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट। देखो फेनिल रिंग -M इफेक्ट शो करता है, लेकिन किसी ऐसे ग्रुप के साथ जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। अगर फेनिल रिंग किसी ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ जाए, जैसे एल्डिहाइड के साथ जुड़ जाए, कीटोन के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो फिर बेटा वहां पे तो -M लगेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा केस, देखो है ना। सर फेनिल जिससे अटैच्ड है वो मल्टीपल बॉन्ड से नहीं अटैच्ड है। ओके सर हाँ बोलो बेटा। सर जो दोनों ऑर्थो पोजीशन है वहां पे भी, जहाँ दोनों फेनाइल है वहां ज्यादा हिंड्रेंस है, जहाँ दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे हिंड्रेंस नहीं है, तो सर दो और प्रोडक्ट नहीं बन सकते माइनर माइनर। देखो इसमें इस तरह से थोड़ा बोलना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जो मेथिल है ना, ये इनके कन्फर्मर भी बन रहे होंगे। ये जो फेनिल, सॉरी मेथिल नहीं फेनिल है, ये सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन भी शो करते हैं। तो जो फेनिल अभी हम लोग को इधर साइड दिख रहा है, लेफ्ट साइड, यस वो डिस्काउंटिंग करते करते एक समय किधर आएगा, राइट साइड भी आएगा। ये दोनों एक समय फेनिल घूमते घूमते इधर भी आएंगे, मतलब ये ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे, क्योंकि इस बॉन्ड के बाद रोटेशन फ्री है। यस देखो यहाँ इस बॉन्ड के बाद बेंजीन और इस बेंजाइलिक कार्बन रोटेशन फ्री है, तो ये फेनिल घूमते घूमते इधर भी आएंगे कभी ना कभी। तो जितना हिंड्रेंस वो यहाँ दे रहे हैं लगभग उतना हिंड्रेंस, दोनों तरफ हिंड्रेंस बराबर ही है 3D में। तो सर वो एक ही प्रोडक्ट रहेगा, 3 बोलना गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो दो ही बोले जाएंगे। हाँ बस आर्थो वाला तो माइनर हो गई होगा, आर्थो वाले को माइनर बोलना ही पड़ेगा। जैसे ये वाला केस बड़ा अच्छा है, ये आप लोग बताइए देख के कि OCH3 बैठा है और मेथिल बैठा हुआ है, किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए मेजर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग? 3। सब पहला। ठीक है, यस तुषार का कहना है ठीक है। सर और- पहला बोला सर, पहला फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट कह रहे हो? यस सर। देखो इसमें देखो समझो आंसर क्या है अभी मुझे भी नहीं पता है, ठीक है अभी करते हैं इसको सॉल्व, कर समझ में आता है आएगा तो इसमें देखो पहले आपको बात आता हूँ कि जब दो ग्रुप बैठे हो और दो ग्रुप के बीच में कोई पोजीशन दिख रही है, तो इसमें तो कभी सपने में भी ना अटैक करा देना, क्योंकि बहुत स्टेटिकली हिंडर्ड पोजीशन होती है। तो दो ग्रुप के बीच में मिडिल पोजीशन में नेवर इलेक्ट्रोफाइल कभी भी अटैक नहीं करेगा, बिकॉज ये पोजीशन क्या है, स्टेटिकली हिंडर्ड है ना। तो कभी दो ग्रुप मेटा पे लगे हो तो उनके बीच में कभी मत अटैक कराइएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हट रहा है ना, 4 पे तो अटैक नहीं होने वाला। अब इन दोनों ग्रुप में बस ये देख लीजिए कि जैसे OCH3 स्ट्रांगली एक्टिवेटर होगा, क्योंकि M में इसका प्लस M इफेक्ट लग रहा है ना। लेकिन मेथिल अल्दो मेथिल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ा रहा है, तो प्लस M इफेक्ट डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पे। इसलिए मेथॉक्सी ग्रुप जो है वो कैसा है, स्ट्रांगली एक्टिवेटर है, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। बोलो भाई। और जब बेटा दोनों ही एक्टिवेटर, अच्छा है तो बेटा दोनों ही एक्टिवेटर, ये भी एक्टिवेटर है मेथिल भी एक्टिवेटर है, जब दोनों ही एक्टिवेटर होते हैं तो किसकी सरकार चलती है, जो ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है ना, मोर ओनली एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। हाँ तो अब यहाँ पे देखा है तो इसके अकॉर्डिंग आर्थो पे हो सकता है, इसकी एक ये भी आर्थो थी लेकिन वो तो खत्म हो गई, पोजीशन ब्लॉक है एक तरह से, तो या तो 3-1 पे हो सकता है या 3 पे हो सकता है ना। 1 इसकी आर्थो है OCH3 की और 3 इसकी पैरा है ना। अब अटैक दोनों जगह हो सकता है, लेकिन अब थोड़ा सा ये देखो कि इन दोनों में ज्यादा बल्कि कौन सा है, OCH3 OCH तो सर पैरा मेजर बनेगा। ज्यादा बल्कि है, बिल्कुल सही। इसलिए अगर एक ही प्रोडक्ट बताना है मेजर ओवरऑल तो नंबर 3 बोलिए तो ज्यादा सही है, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा मेन मतलब कि सबसे ज्यादा परसेंट में बनने वाले प्रोडक्ट की बात किया जाए तो वो ये वाला होगा, क्योंकि इसका हिंड्रेंस थोड़ा ज्यादा होगा, या इसका सर्कल थोड़ा बड़ा बना देता हूँ जिससे थोड़ा आपको फील आए कि हाँ भाई ये ज्यादा बल्कि है रिलेटिव टू मेथिल, है ना। इसलिए मेथिल की रिस्पेक्ट में तब की OCH3 की पैरा पोजीशन पे अटैक हो जाएगा, क्योंकि इसके पड़ोस में ग्रुप थोड़ा सा कम है। ठीक है, क्लियर? बोलो भाई। यस ये वाला चलो आप लोग बताओ, OCH3 मेथिल ऐसे लगे हुए सर। 3। हाँ फर्स्ट तो 3 पे हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग तो यही है, लेकिन OCH3 बहुत ज्यादा बल्कि है, तो फिर हिंड्रेंस को भी अगर ध्यान में रखा जाए 3 तो अटैक तो दोनों जगह हो सकता है, लेकिन ये वाली पोजीशन थोड़ी सी स्टेरिकली हिंडर्ड है ना। तो 3 पे करा दिए, 3 के दाएं बाएं देखिए कोई है ही नहीं, 3 के ना तो लेफ्ट पे कोई ग्रुप है ना तो राइट पे कोई ग्रुप है, तो वो तो स्टेरिकली फ्री पोजीशन है ना। और OCH3 की पैरा भी है, OCH3 के रिस्पेक्ट में पैरा भी है, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा when electrophile give substitution at 3 position, ठीक है ना। यहाँ पे कोई स्टेरिक इंडेक्स नहीं है, ये स्टेरिकली फ्री पोजीशन
है ना, क्लियर हो रही बातें। 7 में देखिए मेथिल और क्लोरीन बैठ गए मेटा पोजीशन में एक दूसरे से। 3 3 वाला है ना। थर्ड यस हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, 3 होना चाहिए। हाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट में तो सब बताने पड़ेंगे, उसमें तो अगर कोई माइनर है तो वो भी काम करना पड़ेगा। हाँ गिनेंगे है ना, फिर तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर मेजर प्रोडक्ट पूछेगा तब फिर तो एक ही बताना पड़ेगा। तो इसमें देखो OCH3 देखा जाए और Cl देखा जाए तो दोनों में ज्यादा OCH3 एक्टिवेटर है ना। OCH3 क्या है, एक्टिवेटर है, और Cl क्या है, डीएक्टिवेटर है। Cl आपका डीएक्टिवेटर है, एक एक्टिवेटर है एक डीएक्टिवेटर है, तो किसके अकॉर्डिंग अटैक होगा, एक्टिवेटर के, है ना। और एक्टिवेटर जो है आर्थो पैरा होस्ट है, तो उसकी आर्थो पे अटैक हो सकता है या फिर पैरा पे, ठीक है। अच्छा इसमें हिंड्रेंस किस पे ज्यादा होगा, थोड़ा सा मीथेन मिथाइल वन थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे मेथिल में सर 4 आइटम है और वहां पे आइटम एक ही है सर। हाँ अगर नंबर ऑफ एटम अगर आप देखो तो नंबर ऑफ एटम के हिसाब से तो मेथिल में 4 एटम है और क्लोरीन अकेला बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो साइज को देखो तो कार्बन हाइड्रोजन सब देखो, कार्बन सेकंड पीरियड का है और हाइड्रोजन तो फर्स्ट पीरियड का है, ठीक है, छोटे छोटे, और ये अकेला थर्ड पीरियड का है। तो इसका अकेला एक Cl का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो पूरे पूरे एक मेथिल के मतलब कि एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन मिलाकर वो जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है कि ये मतलब कि एग्जांपल अच्छा बन भी रहा है यहाँ पे, तो कोई अगर नहीं ध्यान देगा तो हो सकता है कि वो 3 पे बोल दे मेजर, बट यहाँ मेजर बनेगा 1 पे। लेकिन परसेंटेज में बहुत ज्यादा जैसे अगर एग्जैक्ट आपको डेटा पे बात करो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, कुछ 6-7% यहाँ ज्यादा बन जाएगा 1 पे और 6-7% 3 पे कम बन जाएगा उसके रिस्पेक्ट, है ना। लेकिन अगर बिल्कुल यही बोलोगे नहीं एग्जैक्टली मेजर बताओ तो फिर आंसर 1 देना ज्यादा सही माना जाएगा, सर तो ठीक है। Cl सर मोर हाँ सर जो फर्स्ट एग्जाम्पल था टॉलिन वाला उसमें हमने पैरा पे मेजर बनाया था। फर्स्ट एग्जांपल था बेटा, उसमें और कोई ग्रुप ही नहीं था, है ना, अकेला यही ग्रुप था। और यहाँ पे बैठाने पे तो इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस पड़ रहा है, पैरा पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, तो फिर पैरा पे मेजर हो गया नहीं। अब वहां पे और कोई ग्रुप था नहीं तो जो भी हिंड्रेंस देख रहे थे वो मेथिल के रिस्पेक्ट में देख रहे थे। लेकिन अब जब 2 ग्रुप है तो फिर दोनों ग्रुप का अलग अलग हिंड्रेंस थोड़ा देखना पड़ेगा, और जिसका हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसके पड़ोस में बैठाने पे थोड़ा सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। सर फिर 3 पे हिंड्रेंस ज्यादा होगा। हाँ 3 पे हिंड्रेंस ज्यादा है क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ऐसे समझिए। तो इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, है ना, और इसमें एक कार्बन और एक मेथिल का मिला के भी देखा जाए तो क्लोरीन से कम ही आता है। ये थोड़ा डेटा ऐसा डेटा बता रहा हूँ जो थोड़ा सा बुकिश डेटा है, लेकिन ये थोड़ा तो आप नोट्स में लिख लेना कि एक मेथिल और एक क्लोरीन में ज्यादा बल्कि क्लोरीन, हाँ अगर एक मेथिल और एक क्लोरीन में आ जाए तो मेथिल ज्यादा बल्कि है क्योंकि यहाँ दोनों सेकंड पीरियड एलिमेंट है ना। तो क्लोरीन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक मेथिल एक्सक्यूज मी सर। और एक क्लोरीन में क्लोरीन थोड़ा ज्यादा बल्कि। सर हाँ बोलिए सर यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी सर ये नॉन रीजियो सिलेक्टिव होगी ना, क्योंकि सर 7 से 8% का डिफरेंस आ रहा है आपने बताया। हाँ कैसी होगी, नॉन रीजियो सिलेक्टिव होगी ना सर, जिसमें कंपेरेबल यील्ड वाले प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो सर यहाँ हाँ मेजर बिल्कुल 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 सही आ रहे हो आप, है ना। स्टीरियो के अकॉर्डिंग बोला जाए तो उसको कह सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेजर बेटा यही वाला होगा, यहाँ पे डाल दी है ना, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं ये कहता सर, क्या ऐसे हम लोग को नहीं देखना होता कि CS3 के पास जो पोजीशन है 1 तो उस पे प्लस आई ज्यादा लगेगा और 3 पे कम लगेगा, और CL का जो माइनस आई वो 3 पे ज्यादा लगेगा, तो डीएक्टिवेटिंग होगा, नहीं 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 इसलिए नहीं 1 पे नहीं, लगा ये रहे हैं। नहीं देखना है, ये नहीं देखना है। आई इफेक्ट को तो देखो ही नहीं आप लोग, मतलब पोजीशन डिसाइड करते समय आई इफेक्ट को भी मत देखना है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पोजीशन डिसाइड करते समय मेनली हम लोग देखेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ओके सर। है ना। सर हाँ बोलो बेटा। सर नॉन रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन में तो कुछ भी मेजर माइनर नहीं होता है ना सर, वो किसी रिएक्शन में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, किसी रिएक्शन में कम, क्योंकि कंपेरेबल यील्ड फॉर्म हो रही है। नॉन कंपेरेबल बोलो तो 2-3% की यील्ड का फर्क हो तो नॉन कंपेरेबल बोल भी दे, थोड़ा बहुत तो 5-6-7-8% तो फर्क आ ही है यहाँ, तो इतना भी इसको नॉन रीजियो सिलेक्टिव मत बोलो, है ना। ओके ठीक है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल बढ़िया एग्जांपल, NO2Cl दोनों बैठे हुए हैं, अब दोनों डीएक्टिवेटर है, NO2 भी -M1 है और Cl भी -M1 है। अब देखो कि सेकंड स्ट्रांगली डीएक्टिवेट सेकंड NO2 है ना। हाँ, तो NO2 ज्यादा स्ट्रांगली डीएक्टिवेट है तो इसकी सरकार चलेगी, है ना, मोर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और इसकी मेटा पे अटैक कराओ, क्योंकि मेटा होस्ट है ना बेटा, तो इसकी मेटा एक ही है। अच्छा इधर वाली मेटा ब्लॉक है, इधर वाली मेटा पे तो वैसे भी नहीं हो सकता, राइट साइड वाली मेटा पे, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, तब तो बेटा यही वाला बनेगा, एक ही प्रोडक्ट, तो यही मेजर हो जाएगा। हाँ बोलो। CN ग्रुप लीनियर होता और लीनियर ग्रुप कभी स्टेरिक इंडेक्स देता ही नहीं है। अगर उसका स्ट्रक्चर देखो ना तो C ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसका 3D में कोई हिंड्रेंस ही नहीं है। NO2 बहुत अच्छा, उसके कंपैरिजन में NO2 ऐसे देखो ना इधर को, तो ये अच्छा खासा हिंड्रेंस दे रहा होगा, हाँ। तो CN अगर मान लो हिंड्रेंस चेक करने की बात आती तो हम लोग CN को तो इग्नोर मार देते, है ना। लीनियर ग्रुप कभी भी हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करता, ठीक है। अब इसमें सर ये वाला भी बड़ा अच्छा है, 1 है ना, 9 नंबर, ये नेप्थलीन, 1 नेप्थलीन अल्फा इज मोर एक्टिव। अल्फा इज मोर एक्टिवेटिंग है। नेप्थलीन में याद आया तो कि ब्रिजेट के बगल वाली पोजीशन अल्फा होती है, और ब्रिजेट के बगल वाली बीटा होती है, Yes. और अल्फा मोर यहाँ आंखों में टकर है, एक्चुअली ये नॉमेनक्लेचर नहीं वैलिड होते हैं नेप्थलीन में, है ना। तो अल्फा पोजीशन इज मोर एक्टिवेटेड देन बीटा पोजीशन, ये एक स्टेटमेंट और देख लेना, इन नेप्थलीन अल्फा पोजीशन इज मोर एक्टिवेटेड देन बीटा, तो देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट अल्फा, ठीक है। तो लिख लीजिए इन नेप्थलीन अल्फा पोजीशन इज मोर एक्टिवेटिंग देन बीटा, खाली नैपथलीन में या हमेशा? नहीं नहीं, ये तो स्पेसिफिक पॉइंट है नेप्थलीन के लिए है केवल, है ना। जब नेप्थलीन रिंग हो तभी ये बात एप्लीकेबल होगी, है ना। नेप्थलीन की अल्फा पोजीशन मोर एक्टिव, ठीक है, लिख लीजिए अल्फा पोजीशन इज मोर एक्टिवेटेड देन बीटा इन नेप्थलीन। अच्छा ये बताओ एंथ्रासीन होता, मान लो 3 बेंजीन लगी होती, और तो बता सकते हो इसमें ज्यादा एक्टिविटी कौन होता? हाँ, दोनों रिंग के बीच में गामा पोजीशन बोलते हैं, तो एंथ्रासीन में गामा पोजीशन मोर एक्टिवेटेड होती है, ठीक है। दो रिंग के बीच वाली रिंग में जो बनी, आ रही बात सुन,
एक एग्जांपल वो भी चलो ले लेता हूँ एंथ्रासीन का भी, देखते हैं तो उसको भी देख ही लो भाई। एक आपको वर्कशीट भी शेयर कर देंगे, है ना। इसमें हर तरह के एग्जांपल हैं, वैसे मैक्सिमम मैंने ले ही दिए हैं एग्जांपल। इसमें आंसर भी दिए हुए हैं, आप आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल है एंथ्रासीन का। ठीक है, जब तीन बेंजीन रिंग साइड वाइज कनेक्ट हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। और एंथ्रासीन में एक पोजीशन और डिफाइन होती है, जो मिडिल वाली रिंग होती है ना, मिडिल वाली रिंग की ये वाली पोजीशन जो होती है ना, इसको गामा पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे समझो तो ये कार्बन ब्रिजेड है, ब्रिजेड के से डायरेक्टली बॉन्डेड ये अल्फा है ना, लिख देता हूँ ये अल्फा, अल्फा के बगल में बीटा, ऐसे ये ब्रिजेड के बगल वाली अल्फा बीटा, ऐसे ये वाले ब्रिजेड के स्टेट में अल्फा बीटा अल्फा बीटा। ठीक है, और ये मिडिल वाली रिंग है ना, देखो इसमें ब्रिजेड के लेफ्ट साइड से भी वो अल्फा पे आ रहा है, मतलब कॉमन पे आ रहा है, और ये वाली दोनों की कॉमन है। तो ये वाली पोजीशन दोनों रिंग की अल्फा दिख रही है, तो दोनों रिंग की अल्फा को गामा नाम देते हैं क्योंकि वो डिफरेंट पोजीशन होती है। और इसमें गामा मोर एक्टिवेटेड होता है, अगर गामा ब्लॉक हो तो अल्फा करा देना, मतलब ऐसे समझो कि इसमें एक्टिवेटिंग का ऑर्डर है गामा सबसे ज्यादा, फिर अल्फा, फिर बीटा एंथ्रासीन में। ठीक है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना तो वो मिडिल वाली रिंग जो जिसको गामा पोजीशन बोल रहे हैं या जिसके नंबर 1 पड़ा हुआ है वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है सर अगर गामा पे कोई ग्रुप अटैच हो तो कौन सा अल्फा लेंगे? फिर तो सिमेट्री है, कोई भी ले लीजिए, फिर तो सिमेट्री बनी रहेगी, है ना। हाँ, लेकिन दोनों गामा ब्लॉक होनी चाहिए, अगर एक गामा ब्लॉक है तो नीचे वाली गामा पे अटैक हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ मैथिल बैठा हुआ है तो ये वाली गामा पे अटैक हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों जगह मैथिल बैठ गया तो फिर इधर वाली गामा पे, फिर तो सॉरी इधर अल्फा पे, इन चारों में किसी भी अल्फा पे करा तो सिमेट्री तो रहेगी, है ना। ठीक है, क्लियर। तो एंथ्रासीन जो होती है उसमें गामा पोजीशन मोर एक्टिवेटेड होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब इसमें ऐसे इस तरह के एग्जांपल मिलेंगे, जैसे इसमें 2 रिंग 2.5 ये वाली है ना, और इसमें बताना है मोर एक्टिवेटेड पोजीशन कौन सी है, बताओ थर्ड 2.5 किस पोजीशन पे अटैक हो। 3rd and 5 सर 2 and 5 एक बताओ, मेजर बताना है। 2 वाला क्यों, रीजन? सर ये CO ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो सर अगर बेंजीन होता तो मेटा लेते, लेकिन यहाँ पे बीटा होगा। इसका एक तरीका बताता हूँ पहले, एक मेथड आप समझ लीजिए, है ना। देखिए, जब कि बेटा 2 रिंग हो, ठीक है, इस तरह से, और जैसे है तो बेटा नेफ्थलीन का डेरिवेटिव है, लेकिन अभी नेफ्थलीन में कोई ग्रुप नहीं आ रहा है, इसका रिंग खाली पड़ी थी, सन्नाटा था, तो आपने अल्फा पे करा दिया। लेकिन देखो जब कोई ग्रुप जुड़ेगा ना तो आपको देखना होगा कि इन दोनों बेंजीन में, एक लेफ्ट साइड बेंजीन, एक राइट साइड बेंजीन है, एक लेफ्ट साइड, इसमें किस बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, which benzene is more electron rich, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग ही पसंद करेगी इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ जोड़ना। ठीक है, तो आप ये देख लो पहले वाली क्यों, तो अगर आप केवल इतना पोर्शन देखो, है ना, तो राइट वाली रिंग में O के पे क्या है, लोन पेयर,
तो ये प्लस एम इफेक्ट लगा लगा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइट वाली रिंग पे तो बढ़ा ही रहा होगा, ठीक है। और जो पड़ोस वाले ग्रुप में देखो ये वाली रिंग है, लेफ्ट वाली रिंग, इसके साथ कार्बोनिल ग्रुप जुड़ गया और कार्बोनिल का एम में कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस एम। ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच खत्म कर रहा होगा उसको, मतलब ये तो माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होगी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि ये वाली जो रिंग है राइट साइड वाली, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है एज कंपेयर टू लेफ्ट रिंग, है ना। ये वाली रिंग लिख लीजिए, मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग ये। तो पहले तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग कौन सी है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग कौन सी है। तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग हो गई राइट वाली, तो इलेक्ट्रोफाइल पसंद करेगा राइट वाली रिंग पे अटैक करना। अब उसमें पोजीशन देख लो कि ये जो O है वो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, और प्लस एम इफेक्ट वाले कैसे होस्ट होते हैं, आर्थो पैरा होस्ट। तो ये अलाउ करेगा 1 पोजीशन पे, आर्थो पे और पैरा पे, 3 पे। अब इन दोनों में देख लो कि हिंड्रेंस थोड़ा ज्यादा कहाँ पे, तो 1 पे थोड़ा बहुत हिंड्रेंस है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 3 से तो थोड़ा ज्यादा ही है। इसका मतलब 1 पे ना करा के आप बेटर अगर मेजर प्रोडक्ट पूछ रहे तो कहाँ बताओ, 3 पे, है ना। उसमें ऐसा समझो कि ओ का लोन पेयर इसके साथ, इस राइट रिंग के साथ प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा होगा, वो प्लस एम इफेक्ट की वजह से वो अपना रेजोनेंस रिंग की तरफ भेज रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डीलोकलाइज करा रहा है वो टुवर्ड्स बेंजीन, तो टिंग टिंग घूम रहे होंगे ना उसके लिए। तो ये अल्टीमेटली इस बेंजीन की रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और पड़ोस वाले ग्रुप जो है ये वाली रिंग लेफ्ट वाली, ये कार्बोनेट ग्रुप से जुड़ गई, वो कार्बोनेट का ऑपरेट होगा माइनस एम इफेक्ट इस रिंग के ऊपर, तो वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तक खींचेगा ना। जब ये पाई बॉन्ड इधर आएगा तो इसका पाई बॉन्ड इधर मूव करने लगेगा टुवर्ड्स कार्बोनिक ग्रुप, तो वो लेफ्ट वाली रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा होगा। ऐसे केस में जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है वो राइट वाली रिंग है, और इसी की आर्थो पैरा पे अटैक होगा, और पैरा पे ही इसलिए क्योंकि हिंड्रेंस कम है ना। तो इस केस में आप आंसर दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका मेजर है। इस केस में राइट वाली रिंग की पैरा पे अटैक होगा, ठीक है। देखो इसमें हर तरह के एग्जांपल है, मतलब ये सारे एग्जांपल आप कर लोगे तो फिर आपको कोई नया क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं इसमें मैंने हर तरह के एग्जांपल ले लिए, लेकिन एक बार इनको अच्छे से समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर भी करते रहिए, ठीक है। तुषार बेटा कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है, हमें लग रहा है नो सर, कोई डाउट नहीं, अरे वाह, नो सर। चलो भाई डाउट हो तो पूछ देना भैया, कोई भी हो, है ना। तुषार को इसलिए बोल देता हूँ, वो भी डाउट अच्छे पूछता है इसलिए। और अब ये वाला आप लोग खुद से बताओ सर थर्ड। यस सर, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 पिछली वाली सिचुएशन की तरह सर थर्ड। हाँ राइट वाली ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है, आप लोग समझ गए हैं बिल्कुल। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ना, जैसा ये स्क्वायर है कि ये वाली रिंग O से कनेक्टेड है और O का लग रहा है यहाँ प्लस एम इफेक्ट, तो ये राइट वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, उल्टा ये खींच रहा है अपनी तरफ माइनस एम इफेक्ट, तो ये तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल उसी रिंग में जुड़ना पसंद करेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। अब उसकी भी किस पोजीशन पे, जहाँ पे हिंड्रेंस कम है, तो देख लीजिए कि है तो आर्थो पैरा 1 पे थोड़ा हिंड्रेंस होगा थोड़ा बहुत, लेकिन 3 पे तो पूरी तरह से फ्री है स्टेरिकली, तो आप 3 पे करा दीजिए, ठीक है। इसमें मेजर प्रोडक्ट T पे बन गया। अच्छा अभी तो मैं ई लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना, लेकिन क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो वो ई की जगह कोई एजेंट लिखा होगा, जैसे नाइट्रेटिंग एजेंट लिख देगा, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट, समझ जाना है कि उसमें NO2+ ई है, और NO2+ को जोड़ देना आप, जो भी आपकी फाइनल पोजीशन डिसाइड हो रही है, ठीक है। क्लोरोनेशन हो रहा हो तो वहां पे Cl को जोड़ देना,
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रही तो वहां पे आर को जोड़ देना है ना। तो अभी तो हम लोग जनरल लिख रहे हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रोफाइल का चेहरा दिखेगा। जैसे इस केस में जैसे ब्रोमोनेशन करा रहा है वो, ठीक है, Br2Fe, मतलब इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br+। अब बताना है आपको Br+ कहाँ अटैक करेगा। 8 पोजीशन उसने दिखा दी यहाँ पे। बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। सर 3 सर 3 में 3 पर सर। ठीक है, एक्सप्लेन भी करो 3 पे कैसे बताया। एमाइड ग्रुप का जो है प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा तो राइट वाली रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। NH जो होगा वो O से ज्यादा मतलब प्लस M। सर एन जो है वो सी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से है। ठीक, बिल्कुल सही है, आपने बताया, करेक्ट आंसर है ना। तो इसमें थोड़ा सा यही देखना है कि जैसे पहले इधर इस वाली रिंग को चलो देख लेते हैं, है ना। इस वाली रिंग में NH का लग रहा होगा प्लस एम इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस एम इफेक्ट से बढ़ा रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ CO का लग रहा होगा माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, इतना पार्ट पहले हम लोग देख रहे हैं, ये राइट वाली रिंग के साथ क्या खेल हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं लेफ्ट वाली रिंग की तरफ। लेफ्ट वाली रिंग की तरफ देखो जरा, तो ऐसे, ठीक है। तो CO का लग रहा है माइनस एम इफेक्ट। अच्छा, CO का यहां भी लग रहा था माइनस एम, यहां भी, तो एक तरह से ये तो दोनों में कॉमन हो गया। C डबल बॉन्ड होगा तो माइनस एम दोनों ही पे लग रहा है, तो वो तो नेगलिफाई हो गया तरह से। हाँ, एडिशनली यहाँ पे O का लग रहा है प्लस एम। तो अब सारा जो झगड़ा है वो प्लस एम इफेक्ट डिसाइड करेगा, है ना। अब ये देख लो कि किसका प्लस एम ज्यादा इफेक्टिव होता है। नाइट्रोजन का प्लस एम इफेक्ट, NH2 का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है कि OH का? NH2 है ना, याद आ रहा है। आप उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोच सकते हो कि देखो लोन पेयर दोनों के पास है, कौन लोन पेयर आसानी से रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर देगा? N, नाइट्रोजन, है ना, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो आसानी से दे देगा अपना लोन पेयर टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, है ना। और ये थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज्यादा होल्ड करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी, है ना, थोड़ा कंजूस आदमी है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला है ना रेजोनेंस में। तो प्लस एन NH2 का ज्यादा होता है। हाँ, वो एक ही बात, वो NH2 का एक H हट गया है। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, इसका मतलब ये रिंग थोड़ी सी ज्यादा एक्टिवेट हो रही होगी। रीजन बस एक लाइन में बोल सकते हो, क्योंकि NH का प्लस एम इफेक्ट O के प्लस एम इफेक्ट से ज्यादा है। अब है तो बेटा, अब इसमें ये देखो कि सरकार किसकी चलेगी, तो NH आपका एक्टिवेटर है, CO डीएक्टिवेटर है। एक एक्टिवेटर एक डीएक्टिवेटर, सरकार चलेगी एक्टिवेटर की। मतलब आर्थो पैरा होश वाले की, इसकी आर्थो 1 है, वो पैरा 3 है। वो 1 पे अच्छा खासा हिंड्रेंस है ना, ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, तो बेटा ये आप 3 पे अटैक करा दो। ठीक है, तो आंसर 3 आपने दिया, तो बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? ऑनलाइन में सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। अतिक समझ में आ रहा है? यस सर। विनीत? यस सर। आजकल ऑफलाइन आ रहे हो, मतलब ऑनलाइन आने लगे फिर से? विनीत बेटा। दीपिका? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने Br लगा दिया, ठीक है, क्लियर। 13 वाला आप ही लोग को बताना भाई, कितने टफ क्वेश्चन आप ही लोग बताओगे। हाँ, टू इसमें 2 वाला है। यस सर। यस क्यों, रीजन बताओ। CHO का माइनस एम। हाँ, तो माइनस एम वाला तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। मेटा डायरेक्ट। मेटा डायरेक्ट।
तो दोनों में इलेक्ट्रॉन रिच कौन है ये नहीं देखना। हाँ, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि दोनों बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी रिंग जा रहा है लेफ्ट वाली है ना। तो इसमें देखो ऐसे समझो कि इस रिंग में CHO अटैच्ड है और CHO का लग रहा होगा माइनस इफेक्ट, है ना। और माइनस इफेक्ट लगने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा होगा। ये राइट वाली रिंग के लिए बात हो रही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, इधर फेनिल लग रहा होगा, इधर फेनिल लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस वाली रिंग के ऊपर खड़े होकर देखो तो इसका फेनिल का इफेक्ट तो है ही है, ठीक है। इस फेनिल का इफेक्ट तो है ही है, साथ ही साथ और अगर देखा जाए तो अच्छा, क्या इस CHO का माइनस हम यहाँ ऑपरेट हो पा रहा होगा दूसरी वाली रिंग, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, होगा। यस सर, हो रहा है। अच्छा, एक जरा रेजियोनेटिक स्ट्रक्चर पे गौर करते हैं इसके कंफर्मेशन के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने बेंजल्डिहाइड के, गौर कीजिए जरा इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे मैंने बेंजल्डिहाइड के रेजियोनेटिक स्ट्रक्चर बनाया है ना। बेंजल्डिहाइड -M वाला है ना, तो पहले ये पाई बॉन्ड O पे गया, ये इधर आया है ना, तो यहाँ पॉजिटिव आया, फिर ये लपक झपक करके यहाँ पॉजिटिव आया, ठीक है। अब एक सेकंड मानिए कि यहाँ पे एक बेंजीन और जुड़ी हुई है, एक बेंजीन और जुड़ी हुई, तो क्या पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के साथ भी डिलोकलाइज करेगा? यस करेगा, बिल्कुल, क्योंकि अल्टरनेट पे आ गया। तो फिर यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अरे बाप रे, अब समझ रहे हो खेल क्या है कि उस Alternating double bond. CHO दोनों बेंजीन पे क्या लगा रहा है, माइनस है पे। अब कैसे डिसाइड करोगे? सर इसीलिए मेटा पे आएगा, क्योंकि थर्ड पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सेकंड पे 2 पे आएगा। हाँ। केवल राइट वाली रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं कम कर रहा है CHO, वहां तक जा रहा है, उसका रेजोनेंस पड़ोस वाली रिंग में जा रहा है, ठीक है। और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि जहां जहां जा रहा है वहां पे डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है, आर्थो पे, पैरा पे, है ना। फिर इसकी आर्थो पे प्लस आएगा, पैरा पे प्लस आएगा, ठीक है। इसका मतलब अटैक तो 2 पे होगा, या फिर देखो जैसा क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से देखो, अटैक या तो उसने 2 ही पोजीशन हाईलाइट करी है, 2 या फिर 3। तो 2 और 3 में किसमें आंसर देना बेटर रहेगा? 2 में आंसर देना। 3 में तो पॉजिटिव, हाँ 3 में तो इसका डेल्टा प्लस आ रहा है ना। तो यहाँ पे अच्छा, और इसने क्या किया, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम रहे बच्चों को, यहाँ पे कोई पोजीशन का नंबर ही नहीं दिया है, तो हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो आप बेटा किसने अटैक करा दो, नंबर 2 पे, 2 पर। है ना। हाँ, अब जरा नीचे वाला देखो, टू पे इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया नहीं 2 पे, बाकी उसका एम इफेक्ट तो दोनों जगह ऑपरेट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं फिर से बोलो तुम क्या कर, हाँ डीएक्टिविटी। सर अगर और पोजीशंस दी होती तो हम लोग लेफ्ट रिंग में चूज करते क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को डिसाइड करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट को भी लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो अटैक 2 पे भी हो सकता है और इस पोजीशन पे भी हो सकता है, ये वाली पोजीशन। उसने नंबर नहीं दिया इसलिए हम लोगों ने आंसर 2 दे दिया है, लेकिन अगर मान लो यहाँ नंबर डाल देता है, मान लो यहाँ पे नंबर 4 कुछ डाल देता है ना,
फिर बोलता आप बताओ मेजर कौन सा है। तो देखो CHO का माइनस एम तो इक्वली जा रहा है, हर जगह बराबर डेंसिटी है उसकी, ठीक है ना। तो ये नहीं कर सकते कि यहाँ डेल्टा प्लस ज्यादा है, कोई मीडियोमरी में डिस्टेंस से डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ता है कि CHO का थोड़ा सा ये माइनस आई लगा रहा होगा, तो माइनस आई से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वो क्रिएट कर रहा होगा थोड़ा सा हल्का सा, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा होगा आई इफेक्ट की वजह से, क्योंकि दूसरी रिंग में उसका आई नहीं जा पाएगा। इनसे हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा उस दूसरी वाली फिनाइल की रिंग की वजह से। देखो फेनिल के रिस्पेक्ट में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, फेनिल प्लेनर टाइप की रिंग है, प्लेनर टाइप की रिंग के रिस्पेक्ट में हिंड्रेंस मत देखो, है ना। ओके सर। प्लेनरिटी भी है ना, वो एक ही प्लेन पर लाई कर रही होगी, तो ये नीचे से अटैक ऊपर से अटैक तो बहुत आसानी से हो ही सकता है, रिंग के प्लेन के नीचे की तरफ से अटैक या ऊपर की तरफ से अटैक, ठीक है। अभी ऐसे ही इसमें बताओ, इसमें अच्छा देखो उसने 3 ही पोजीशन बताई है नेक्स्ट वाले एग्जांपल में, इसमें 1 2 3 में सर 1 3 सर 3 3 गए हैं, सर 3 तो 1 क्यों? हाँ 1 क्यों नहीं होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस रेजोनेंस तो 3 तक पहुंच ही जाएगा। ऑटो पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है ना उसकी, आप तो ऑक्यूपाइड है किसकी? इज पैरा ऑक्यूपाइड, सॉरी। सेकंड नहीं होना चाहिए। देखो भाई फिर से इसमें देखो OCH3 राइट वाली रिंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और इसका M में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस M लग रहा है, ठीक है। तो ये राइट वाली रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा ऑब्वियस, लेकिन क्या इसका प्लस M यहाँ नहीं जाएगा? जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसके जब रेडियो स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक बार निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर बेटा वो आर्थो का पैरा पे आएगा, और फिर ये इस रिंग में घूम जाएगा इधर भी, है ना। तो निगेटिव चार्ज हर जगह आता है, मतलब इन सभी आर्थो का पे आ रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल राइट वाली रिंग पे भी अटैक कर सकता है और लेफ्ट वाली रिंग पे भी अटैक कर सकता है, बोलो। अब इसमें देख लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसमें होगी, थोड़ा सा आई इफेक्ट को भी पिक्चर में लाओ, क्योंकि केवल M इफेक्ट से डिसाइड यहाँ पे कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो OCH3 का आई में कौन सा है? माइनस आई, और थोड़ा सा वो खींच भी रहा होगा माइनस आई, तो यहाँ वाली पोजीशन पे जो डेल्टा जो निगेटिव चार्ज आ रहा है वो थोड़ा कम कर देगा, खींचेगा, तो कौन सा चार्ज बढ़ाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा, और यहाँ तक जा नहीं पा रहा होगा, 3 तक जा पा रहा होगा? नहीं जा पा रहा होगा। तो सबसे मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा बनेगा? अटैक 3 से अगर कराएं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ। तो यहाँ पे 1 ना होने का रीजन ये नहीं देंगे कि OCH3 का हिंड्रेंस हो रहा होगा? हिंड्रेंस किसका देख रहे हो आप? OCH3 का सर। OCH3 का हिंड्रेंस लग रहा होगा, बिल्कुल सही है, बट उसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि 1 पे माइनर प्रोडक्ट बनेगा। उसमें आंसर गड़बड़ दिया इन दोनों को। सही कर, ठीक है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट 3 कर देना है ना, ठीक है। तो ये आपके हथे के केस इसमें हो गए। एक ऊपर कर दिए, मैं उसको कॉपी कर कुछ क्वेश्चन चलो कर लेते हैं पहले। हाँ अभी एक से
देखो कुछ जो क्वेश्चन है PYQ वो भी देख लेते हैं। हाँ ये देखो आप, ये आप सबको बताना है 2019 में से पूछा गया। दो रीडिंग है सर थर्ड ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 ना, ठीक है। ये तो समझ गए होगे नाइट्रेटिंग एजेंट है ना, इससे इलेक्ट्रोफाइल आपका बन रहा होगा NO2+। अब पोजीशन डिसाइड करनी है, तो इस वाली रिंग में N का लग रहा होगा +N, ये रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, और इधर लग रहा होगा CO का -N, ये वाली रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रही है, तो भैया ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन देगा। और इसकी आर्थो पे अटैक हो सकता है पैरा पे, आर्थो पे थोड़ा हिंड्रेंस है तो पैरा पे मेजर बन जाएगा, है ना। तो इसमें ये वाला बनना चाहिए, 3 वाला बता रहे हैं ना आप लोग, 3 वाला ही सही है। तो ऐसे क्वेश्चन कई अभी मिल जाएंगे और आपको, जिसमें केवल डायरेक्ट वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो पोजीशन है बस आप वो पता कर लेंगे तो आंसर आप इजीली दे दोगे। क्लियर हो रही बात है ना। पलक बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अच्छा फिर आगे बढ़े हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है वो हम लोगों ने पढ़ दिया है, ठीक है, और उसके हर तरह के केस भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसके बाद आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो देखो जैसा नाम है वैसा ही ये भी है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बेटा वो सब्स्टिट्यूशन देते हैं। हाँ, इसमें इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन रहे होंगे, है ना। तो अच्छा ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह के सब्स्टिट्यूशन देते हैं? तो बोलते हैं जनरली हाइड्रोकार्बन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आपने 11th में एल्केन पढ़ा होगा, एल्केन की रिएक्शन, तो उसमें एल्केन जो होते हैं मेनली वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। समटाइम्स एल्कीन भी दे देती है ना, कुछ रीजन में एल्कीन भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं। तभी वो इन जनरल हाइड्रोकार्बन लिख दिया है, हाइड्रोकार्बन में एल्केन भी कवर हेलो एल्कीन भी देते हैं ना, और एल्केन हेलो एल्कीन हेलो एरीन्स है ना, हाँ हेलो एरीन्स दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। काफी फेमस है ये कि अगर एल्केन का हेलोजिनेशन कराया जा रहा हो तो ये एल्केन का हेलोजिनेशन एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल होता है। इसमें क्या होता है बेटा, कोई एल्केन लेते हैं हम लोग RH, एल्केन का जनरल फॉर्मूला RH से लिख दिया जाता है, और किसी हेलोजन से रिएक्शन कराई जा रही होगी। हेलोजन तो X2 लिखा हुआ है, लेकिन बेटा वो इनमें से कोई भी हो सकता है ना। X बराबर क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, और कोई ना कोई कैटलिस्ट भी यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। और होता क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि एक कोई हेलोजन आया और उसने एल्केन के H को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसमें प्रोडक्ट आपको RH मतलब एल्किल हैलाइड बनता हुआ दिखाई देगा। एल्किल हैलाइड, एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाने का अच्छा मेथड भी होता है ये, और प्लस एक बाई प्रोडक्ट है ना HX बन जाएगा, क्योंकि एक H निकलेगा और एक X इसका जो रह जाएगा वो आपस में बिछड़े हुए यार बन जाएंगे, HX बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इसमें अगर इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाए, ठीक है, तो अगर X बराबर Cl ले लिया जाए, मतलब हेलोजन क्लोरीन लिया जाए, तो बेटा इसे हम लोग क्लोरोनेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्लोरोनेशन एक हम लोगों ने अभी पढ़ा है, बेंजीन रिंग का भी क्लोरोनेशन पढ़ा है। बेंजीन रिंग का क्लोरोनेशन और एल्केन के क्लोरोनेशन में जमीन आसमान का अंतर है। वहां पे क्लोरीन के साथ एक हेलोजन कैरियर लेना पड़ता था,
AlCl3 FeCl3, ठीक है। तो वहां पे इंटरमीडिएट Cl प्लस बनता था, तो बेंजीन उस पर अटैक करके क्लोरोबेंजीन बना देती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ क्लोरीन के साथ FeCl3 नहीं लिया जाएगा, हाइड्रोजन कैरियर लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो Cl प्लस बना देगा। और यहाँ पे Cl प्लस बनने ही नहीं देना है हम लोग को, यहाँ पे हमें फ्री रेडिकल बनाना है। तो फ्री रेडिकल के लिए सबसे बढ़िया है क्लोरीन के केस में सनलाइट ले लिए, यूवी लाइट, है ना। कई बार वो फोटोन की एनर्जी Hν ऐसे करके लिख जाएगा, तो Hν सिंबल होता है बेटा सनलाइट का, ठीक है। तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, या फिर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में क्लोरीन में होमोलिटिक फिजन होने लगते हैं। या फिर ये जान लो SO2Cl2, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसके साथ सनलाइट ले लिए, या क्लोरीन के साथ हाई टेम्परेचर ले लिए, 500 या उससे ज्यादा टेम्परेचर। तो इन सभी में बोलते हैं कि ऐसा करने के होमोलिटिक फिजन होने लगते हैं, मतलब क्लोरीन क्लोरीन का जो सिंगल बॉन्ड है वो इस तरह से ब्रेक होने लगता है कि दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन एटम लेकर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और इन रेडिकल को क्या बोलते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल, इन ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ब्रोमोनेशन में क्या होता है, ब्रोमीन के साथ एक कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं, जैसे ब्रोमीन के साथ CCl4 ले लिया, है ना, या ब्रोमीन के साथ CH2 ले लिया, या SO2Br2 इन केस ऑफ CCl4 ले लिया। तो ये बेटा सब बेटा ये सब ब्रोमीन रेडिकल प्रोड्यूस करने लगते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और ये ऊपर वाले देखते थे वो क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस करने लगते थे, है ना। ये सब फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। और आयोडीन के साथ अगर आयोडीनेशन कराना है तो आयोडीन के साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया था, जैसे आयोडीन के साथ HNO3 ले लिया या आयोडिक एसिड ले लिया, तो ये बेटा आई रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं आई, ठीक है। फ्लोरोनेशन डायरेक्ट नहीं कराया जाता, फ्लोरोनेशन अवॉइड करते हैं क्योंकि बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं फ्लोरीन फ्री रेडिकल। वो क्या करते हैं, एक ही बार में सारे H हटा देते हैं एल्केन के, है ना, तो उनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है फ्लोरोनेशन को। तो फ्लोरोनेशन थ्योरेटिकली कोई पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो या तो क्लोरोनेशन करा, हाँ फ्लोरीन की ज्यादातर रिएक्शन है काफी वायलेंटली होती है, ठीक है। उसको कराने का एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, स्वाट रिएक्शन से कहा जाता है कि पहले हम लोग सेफली क्लोरोनेशन करा के, हाँ जैसे मान लो R से आप मतलब कोई एल्केन है RH, उससे RF बनाना है, तो डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं डालेंगे हम लोग, क्या करेंगे पहले क्लोरोनेशन या ब्रोमोनेशन करा के RCl या RBr बना देंगे, और फिर स्वाट रिएक्शन AgF के साथ हीट करके, है ना, इसमें AgF सॉरी RF बना देंगे। तो वो 2 स्टेप में ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो आई बात समझ में, क्लोरोनेशन के लिए बेटा इनमें से कोई भी रीजन ले सकते हैं, है ना, एरो के ऊपर इनमें से कुछ भी लिखा हुआ दे सकता है। ब्रोमोनेशन में ब्रोमीन CCl4, ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। आयोडीनेशन के लिए आयोडीन HNO3, ठीक है। अब अगर रेट की बात करें, रिलेटिव रेट की, तो सबसे ज्यादा रेट होता है फ्लोरोनेशन का, ठीक है, काफी विगरसली रिएक्ट करता है। फिर क्लोरोनेशन, ब्रोमोनेशन, और आयोडोनेशन इतना स्लो होता है कि इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की हो जाती है ना। आयोडोनेशन का रेट इतना धीमा होता है कि जो बाई प्रोडक्ट में HI बन रहा होता है उसको इतना मौका मिल जाता है, इतना टाइम मिल जाता है कि वो बने हुए HI को रिड्यूस करना शुरू कर देता है, तो एक बैकवर्ड रिएक्शन वहां पर डोमिनेंट हो जाती है। तो फ्लोरोनेशन इतना फास्ट है कि बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, मोनोफ्लोरोनेशन करा पाना भी पॉसिबल नहीं होता है, और आयोडोनेशन स्लो है कि रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। तो जनरली आपको या तो क्लोरोनेशन आपको क्वेश्चन में कराते हुए दिया जाएगा ब्रोमोनेशन, क्योंकि ये इजीली लैब स्केल में या इंडस्ट्रियल स्केल में हो जाता है, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल ना हो हाँ, वो ये डाल देते हैं HNO3 और HiO3 इसीलिए लेते हैं, वो HI जो बनता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो इसलिए केवल डायरेक्ट आयोडीन से अवॉइड की जाती है, नहीं कराते हैं। अब इसमें आते हैं कि बेटा मैकेनिज्म क्या होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की मैट्रिक्स 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन।
इनिशिएशन का फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होता है, इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, है ना। अब जैसे पहला इसमें X2 ले लिया, कोई हेलोजन अभी जनरल लेके चल रहे हैं, ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस ले ली, तो सनलाइट यूवी लाइट प्रेजेंस में हेलोजन्स के में होमोलिटिक फिजन होने लगते हैं। ये होमोलिटिक फिजन को एक्सेलरेट करा देता है सनलाइट यूवी लाइट, है ना। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ मूव कर जाएंगे, दोनों फ्लोरीन सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ पे आपके हेलोजन फ्री रेडिकल बन जाएंगे, एक्स रेडिकल, ठीक है। पहला स्टेप इसका एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड टूट रहा है ना, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ Cl2 लिख दिया तो यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। फिर जब ये रेडिकल बन जाते हैं तो अगले स्टेप में एल्केन पे अटैक करते हैं। देखो अगला स्टेप, हाँ यहाँ पे एक बात ये भी लिखी गई है कि अगर प्रोपोगेशन के बारे में बताया गया है, जो अगला स्टेप होता है प्रोपोगेशन होता है। प्रोपोगेशन में बेटा फ्लोरोनेशन करा रहे हैं या क्लोरोनेशन आयोडोनेशन के, फ्लोरोनेशन ब्रोमोनेशन के केस में तो ये एंडोथर्मिक होता है, मतलब इसका सेकंड स्टेप फ्लोरोनेशन ब्रोमोनेशन के केस में क्या होता है, एंडोथर्मिक, लेकिन आयोडोनेशन के केस में एक्सोथर्मिक होता है। तो उल्टा बोल दिया, इनके केस में एक्सोथर्मिक है, आयोडोनेशन के केस में एंडोथर्मिक, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन पहला वाला स्टेप तो हर केस में क्या है, एंडोथर्मिक, ठीक है। अब देखो होता क्या है सर एक बार फिर से बता दीजिएगा, जो इनिशिएशन है वो सबके लिए एंडोथर्मिक होता है? इनिशिएशन सबके लिए एंडोथर्मिक होता है बेटा, इनिशिएशन सभी केस में एंडोथर्मिक होता है। आइदर वी कैन डू क्लोरोनेशन और ब्रोमोनेशन और फ्लोरोनेशन और आयोडोनेशन, सभी के लिए, है ना। एंड सर प्रोपोगेशन में होता क्या है फिर? हाँ प्रोपोगेशन में देखो ये हो रहा है, इसमें क्या होता है, जैसे देखो वो रेडिकल जो बना हुआ है, जैसे क्लोरीन रेडिकल बना हुआ है, अब वो एल्केन के किसी पर्टिकुलर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे एल्केन का जनरल फॉर्मूला RS है, तो ये एल्केन के इस H पे अटैक कर रहा है, और जैसे अटैक कर रहा है, अप्रोच कर ही रहा होगा, तो उसके उस एल्किल और हाइड्रोजन के बीच में भी होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन R पे आ जाएगा और एक H पे आएगा, वो H वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो Cl के साथ शेयरिंग कर लेगा और बना देगा क्या, HCl, ठीक है। और ये वाला स्टेप RDS होता है इसमें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिस स्टेप में जो हेलोजन रेडिकल एल्केन के किसी H रेडिकल पे अटैक करके है ना, उस H को निकाल रहा होगा और एक नया R रेडिकल डेवलप कर रहा होगा, ये दिस इज द RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। अब ये R रेडिकल शांत नहीं बैठा हुआ है, ये क्या कर रहा है, देखो R रेडिकल क्लोरीन के किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है जिसमें अभी होमोलिटिक फिजन नहीं हो पाया उन पे, है ना, और यहाँ पे फिर अगेन उसी फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को प्रोपेगेट करा रहा है। देखो ये R एक Cl को लेकर भाग जाएगा और दूसरे Cl पे फिर से नया रेडिकल उत्पन्न हो जाएगा। तो आप घूम फिर के समझे ना, फिर से सॉल्यूशन में कौन डेवलप हो गया, Cl रेडिकल। तो ये स्टेप बार बार चलता रहेगा, क्योंकि देखो ये Cl रेडिकल जो यहाँ डेवलप हुआ, अब वो किसी दूसरे एल्केन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, फिर यहाँ होमोलिटिक फिजन होगा, फिर R रेडिकल बनेगा, और दूसरे ये इसकी सेकंड साइकिल चल रही है। अब वो R रेडिकल क्लोरीन के किसी तीसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, फिर होमोलिटिक फिजन होगा, Cl बनेगा, फिर Cl रेडिकल, अब ये इसकी थर्ड साइकिल शुरू हो जाएगी, ऐसे ही वो घूम के चलता रहेगा। अब देखो एक स्टेप ऐसा आएगा कि या तो एल्केन पूरा खत्म हो जाएगा, LR बन जाएगा, क्योंकि भैया दो रिएक्टेंट है, कोई एक तो पहले LR बनेगा, या तो एल्केन खत्म या तो Cl2 खत्म। तो इसमें टर्मिनेशन में पहले मानना पड़ेगा कि आप किसको LR मान रहे हो। जैसे मैंने पहले माना, इसमें टर्मिनेशन तीन तरह से हो सकता है, वही तीनों चीजें लिख रही। पहले केस मान ली कि माना कि क्लोरीन खत्म हो गया, पहले एल्केन के कंप्लीट होने से पहले क्लोरीन खत्म हो गया, तो अच्छा बताओ क्लोरीन खत्म होगा तो सिचुएशन समझ रहे हो। जैसे ये वाला क्लोरीन मानते हैं कि लास्ट मॉलिक्यूल था, ये वाला क्लोरीन मान लेते हैं ये लास्ट मॉलिक्यूल था, इस पे R रेडिकल अटैक, ये RCl बना है क्लोरीन रेडिकल। अब वो क्लोरीन रेडिकल ने अगले एल्केन, अच्छा एल्केन अभी खत्म नहीं हुआ है,
ठीक है, तो अगले एल्केन पे अटैक किया और क्या बनाया, आर रेडिकल। लेकिन अब इन आर रेडिकल के पास कोई क्लोरीन मॉलिक्यूल दिख ही नहीं रहे उनको, क्योंकि क्लोरीन खत्म हो चुका है। तो अब ये बेचारे आपस में ही सर पटकेंगे, मतलब जो आर रेडिकल बनते जाएंगे ना, वो आर आर अपने आपस में मिल मिल के क्या बनाने लगेंगे, आर आर। तो एक इस तरीके से टर्मिनेट होगी ये रिएक्शन। लेकिन ये वाला स्टेप तब देखने को मिलेगा जब क्लोरीन पहले खत्म हो जाए। क्लोरीन एलआर की तरह बिहेव कर रही और एल्केन अभी बचा हुआ है एक्सेस में, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है। ये सेकेंड पॉसिबिलिटी में बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि एल्केन पहले खत्म हो जाए, एल्केन एलआर की तरह बिहेव करे। तो इसमें ये वाला एल्केन मान लेते हैं कि लास्ट मॉलिक्यूल है एल्केन का, और इसमें क्लोरीन रेडिकल अटैक किया, HCl आर रेडिकल। अब ये आर रेडिकल क्लोरीन तो अभी खूब सारे बचे हुए हैं, उस पर अटैक करके Cl रेडिकल बनाएंगे, है ना, बोलो। अब ये Cl रेडिकल की नेक्स्ट साइकिल नहीं चल पाएगी, क्योंकि उनके सामने कोई एल्केन का मॉलिक्यूल बचा ही नहीं। तो वो Cl रेडिकल जो रह गए हैं, वो Cl रेडिकल, Cl रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल आपस में मिल मिल के क्या बनाने लगेंगे, Cl2। Cl रेडिकल, Cl रेडिकल मिलके क्या बनाने लगेंगे, आर, है। तो इस तरह से रिएक्शन मतलब टर्मिनेट हो रही होगी। और एक रेयर है, बट ऐसा थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है कि दोनों अगर इक्विवेलेंट अमाउंट में लेके चल रहे हैं, एल्केन और क्लोरीन, तो दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली फिनिश, है ना। तो वहां पे एक आर रेडिकल रह जाएगा, एक Cl रेडिकल, और ये दोनों आपस में ही क्या करेंगे, कंबाइन। जैसे मान लो ये एल्केन का लास्ट मॉलिक्यूल है और ये क्लोरीन का लास्ट मॉलिक्यूल है, बस एक ही एक बचे हैं। तो क्लोरीन रेडिकल जो अवेलेबल होंगे सॉल्यूशन में, वो आर रेडिकल बनाएंगे, और वो एल्केन के क्लोरीन के लास्ट मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा आर रेडिकल और Cl रेडिकल, और वो आर रेडिकल और Cl रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना देंगे, RCl। तो इस तरह से वो टर्मिनेट हो सकती है। वही 3 पॉसिबिलिटी है ना, अब वो डिपेंड करेगा कि कैसी सिचुएशन है। लेकिन मेन प्रोडक्ट जो होता है वो RCl होता है इसमें, ठीक है। मेन जो प्रोडक्ट होता है वो RCl, क्योंकि टर्मिनेशन वाले प्रोडक्ट तो वेरी ट्रेसेस में बनेंगे, है ना, वो तो वैसे ही माइनर होंगे। टर्मिनेशन वाले प्रोडक्ट तो वेरी माइनर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट तो RCl जो प्रोपोगेशन में बार बार बनता जा रहा है, जो सील्ड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, हर साइकिल में वो बनता जा रहा होगा। तो बात आ रही समझ में, है ना, हेलोजनेशन की बेटा ये मैकेनिज्म। अब इसमें रेट ऑफ ESR रिएक्शन, मतलब ये इसको FRS रिएक्शन होती है, फ्रीड का सब्स्टिट्यूशन। तो फ्रीड का सब्स्टिट्यूशन रेट किस पे डिपेंड करेगा, तो बेटा वो तो उसके स्लो स्टेप पे बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। और स्लो स्टेप पे इंटरमीडिएट कौन बन रहा है, आर रेडिकल। इसका मतलब जिस एल्केन से बनने वाला फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसका क्लोरोनेशन या ब्रोमोनेशन या समथिंग हेलोजनेशन का रेट सबसे ज्यादा होगा। आप मोटा मोटा आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ FR रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ R फ्री रेडिकल, है ना, क्योंकि R फ्री रेडिकल का बनना ही RDS होता है इस मैकेनिज्म, ठीक है। हाँ देखो, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी 3 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से गवर्न होती है। पहला रेजोनेंस, है ना, क्योंकि रेडिकल के बगल में पाई बॉन्ड अगर होता है कॉन्जुगेशन, तो वो भी रेजोनेंस इन्वॉल्व होता है। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन, अदरवाइज आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल है उनको देख लीजिए कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ क्लोरोनेशन। आपको उसने 1 2 3 एल्केन लिख के दे दिए, आंसर मत देखिएगा, ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन ही समझना है। तो ये 3 एल्केन है, इनका कह रहा है क्लोरोनेशन का रेट हमें, ठीक है। तो देखो तीनों रिएक्शन क्लोरीन सनलाइट से करानी है, तो आप क्या करो, आप इनका H हटा के रेडिकल बनाना शुरू करो। इसमें यही एक H है, यही हटेगा तो यहाँ रेडिकल बनेगा, और ये बेटा रेडिकल देख पाई बेंजाइल, ये रेडिकल तीनों बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। तो 3 6 और एक खुद, इसके टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। 3 यहाँ बनेंगे, 1 2 बार अर्थो, 1 बार पैरा, 2 बार अर्थो, 1 बार पैरा,
2 बार 8 से 12, तो 9 तो ये होगा और एक खुद ये यहाँ बैठा हुआ है तो उससे 10 बनेंगे आरएस, ठीक है। अगर डाई इस तरह का कंपाउंड है कि CH2 2 बेंजीन से कनेक्टेड है और यहाँ पे क्लोरोनेशन कराएंगे तो इसका जब H हटेगा तो रेडिकल यही बनेगा, बट ये डाई बेंजालिक है। डाई बेंजालिक थोड़ा सा कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज है ना, वो 10 से 7 से, और बेंजालिक वाला बेटा एक ही रिंग के पाई बॉन्ड मतलब उससे तो 4 ही बन रहे हो, तो जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम होते आ रहे हैं रेडिकल की स्टेबिलिटी कम होती आ रही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा ये वाला रेडिकल है, इसका मतलब जो पहला वाला एल्केन है इसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या क्लोरोनेशन सबसे ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि इससे बनने वाले फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल। वैसे तो आई इफेक्ट देखने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं हम लोगों को, है ना, क्योंकि कहानी या तो रेजोनेंस से निपट जाएगी या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें ये वाला भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें देखिए 3 एल्केन दे दिए हैं, एक उसने 1 2 3 4 5 पेंटेन दे दिया, एक उसने आइसोपेंटेन दे दिया, एक उसने नियोपेंटेन दे दिया और पूछ रहा रेट टुवर्ड्स क्लोरोनेशन, ठीक है, क्लोरोनेशन के टुवर्ड्स रेट। तो देखो 1 वाले में वैसे पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है कि क्लोरीन अगर यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पे Cl आके चिपक सकता है, लेकिन उससे चिपकने से पहले रेडिकल 1 डिग्री बनेगा। आपको ध्यान रखना है कि रेडिकल की स्टेबिलिटी देखिए, अगर यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, 1 डिग्री, पूरे मॉलिक्यूल में देख डाला, या तो 1 डिग्री कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या 2 डिग्री पे, है ना, 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है उसके पास, तो इसमें रेडिकल या तो 1 डिग्री बनेगा या बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा तो 2 डिग्री बनेगा। अच्छा, रेडिकल रीअरेंज करते नहीं है तो ऐसी कोई संभावना नहीं कि मेथिल शिफ्ट हो जाए, कुछ हो के वो 2 डिग्री से 3 डिग्री पहुंच जाए, ऐसा पॉसिबल कभी होता नहीं। तो इसमें आप समझो या तो 1 डिग्री पे सब्स्टिट्यूशन हो गया 2 डिग्री पे, ज्यादा स्टेबल थोड़ा 2 डिग्री वाला हो। इसमें देखा जाए तो ये वाले 3 कार्बन 1 डिग्री है, लेकिन ये मिड वाला 3 डिग्री है, तो ऑब्वियस है कि अगर मेजर प्रोडक्ट बनेगा तो 3 डिग्री पे बनेगा, है ना, और 3 डिग्री वाले रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो सेकंड वाले पे क्लोरोनेशन का रेट थोड़ा फास्टर होगा। और थर्ड वाले में ध्यान रखो तो 4 कार्बन 1 डिग्री है, देखो एक 4 डिग्री है, लेकिन क्या 4 डिग्री वाले पे सब्स्टिट्यूशन हो भी सकता है, उस पे H ही नहीं है, तो ये तो मोह माया से गिरा हुआ है, मतलब इस पे डिग्री बनी ज्यादा डिग्री, लेकिन वहां रेडिकल बन ही नहीं सकता ना, हाइड्रोजन ही नहीं है इसका, इसका मतलब इस पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो 1 डिग्री वाले पे हो सकता है ना। अब बताओ रेट सबसे ज्यादा किस पे होगा, 3 डिग्री वाले पे, ठीक है। फिर 2 डिग्री इसको दे दो कि इसमें 2 डिग्री में कई सारी पॉसिबिलिटी है ना, इसमें तो होगा तो 1 डिग्री पे ही होगा, इसलिए इसका रेट सबसे लास्ट में देखो आंसर दिया होगा, सेकंड सबसे ज्यादा, हाँ 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 वो तो, हाँ बोलो कुछ पूछ रहे थे सार्थक। यस, वो मैं ये पूछा था, जो सर पहला केस है उसमें सर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो किस मतलब 2 डिग्री पे होगा, मतलब किनारे वालों पे होगा ना, बीच वाले पे नहीं होगा ना। अच्छा, इन तीनों में इस पे ये वाला तो कॉमन ही हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 ज्यादा होंगे ना, इसीलिए इस पे होगा ना। हाँ, और बेटा इसके रिस्पेक्ट में 2 2 4, हाँ इस पे कराओ, इस पे करा दो या इस पे करा दो, बीच वाले पे मत, ओके सर, ओके वो तो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते सर 3 डिग्री पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, 3 डिग्री पे तो एक हाइड्रोजन है ना बेटा, ये हाइड्रोजन Yes, हटेगा, हट जाए मतलब इसका होमोडिफिकेशन हो जाए और यहाँ रेडिकल बन जाए तो बहुत स्टेबल रेडिकल बनेगा। 3 डिग्री में टोटल 3 मतलब तीनों जगह मेथिल अगर तो 9 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, 3+3+3, ठीक है। इससे अच्छा स्टेबल तो रेडिकल इन तीनों में तो किसी में बन ही नहीं रहा यस सर। है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप ही लोगों को बताना है, इसमें ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा था, ऑप्शन भी पड़े हुए थे, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है,
देखो एक स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है उसमें, इसका नाम बोल सकते हैं आइसोपेंटेन, ठीक है। क्लोरीन 1 इक्विवेलेंट, अच्छा क्लोरीन की से कभी 1 इक्विवेलेंट लिख दिया जाए तो समझ लेना वो मोनोक्लोरोनेशन कराना चाह रहा है, क्योंकि क्लोरोनेशन रिएक्शन काफी फास्ट होती है। अगर क्लोरीन एक्सेस में हो ना तो एक बार क्लोरीन आने बाद और भी क्लोरीन आ सकते हैं उसी पोजीशन पे, है ना। तो वो कई बार वो ऐसे 1 इक्विवेलेंट लिखते हैं, समझ जाना कि वो केवल एक ही क्लोरीन चिपकाना चाह रहा है, एक से ज्यादा नहीं, ठीक है। और सनलाइट ले लिया तो पहले पूछा उसने नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, और उसका है ना एक्स नंबर है ना 4 बनेगा। अभी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसका करा दिया उसने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उससे कह रहा नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने बनेंगे, उसको कुछ वाई बोल रहा है, ठीक है। दोनों बातें हम लोग को बतानी है। तो ऐसे केस में देखो, ऐसे केस में जब पॉसिबल प्रोडक्ट की बात हो रही, मेजर माइनर की बात ही नहीं हो रही, तो फिर हर पॉसिबल पोजीशन पे सीएल लगा लगा के हम लोग को देखना होगा। जैसे देखो एक तरफ से चलो, पहले आप इस कार्बन पे आओ, है ना, इसका H हटा के यहीं पे रेडिकल बना के यहीं क्लोरीन रेडिकल चिपका दो, तो यहाँ पे देखो नीचे बने हुए प्रोडक्ट, इस पे एक प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा ऐसा, देखते हैं, ठीक है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये क्लोरीन रेडिकल बन के आए गाना गाते हुए, यहाँ का H हटा दे तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, लेकिन है ना ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट है तो उसकी मंशा कहीं ना कहीं स्टीरियो आइसोमर की तरफ है, और यहाँ पे आते ही बेटा एक कायरल कार्बन डेवलप होगा। अच्छा यहाँ डेवलप नहीं हो पाया था पहले वाले में, इसलिए सितारा मैंने नहीं लगाया, लेकिन यहाँ डेवलप हो गया। इसका मतलब ये क्लोरीन जब अटैक कर रहा होगा तो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, रेडिकल क्योंकि प्लेनर होता है ना, हाँ, तो एक डेस्ट्रो फॉर्म भी बन सकती है और बैक साइड से देखने में लियो फॉर्म बन सकती है ना। लेकिन दोनों का 50-50% लगभग बनेगा, तो मिक्सचर कैसा होगा, इनआइसोमेरिक पेयर होगा, या है इसी को ऐसे मिक्सचर ही बोल सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट तो भैया दोनों गिने जाएंगे, डेस्टो वाला अलग गिना जाएगा, लीवो वाला अलग गिना। अच्छा, फिर क्लोरीन अगर इस वाले कार्बन पे अटैक करके ये जो हाइड्रोजन देख रहे हैं ना 3 डिग्री वाला कार्बन, ये अच्छा हटा दे तो एक ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सितारा वाला कार्बन नहीं बन रहा है, दोनों मेथिल सेम, तो ये एक ही बन रहा है। अब लास्ट पॉसिबिलिटी, ये मेथिल ले लो चाहे ये मेथिल ले लो, सिमेट्री में आप इस मेथिल का H हटा दो, यहाँ पे क्लोरोनेशन करा दो, या बेटा यहाँ करा दो, आईयूपीएसी ने नहीं किया है दोनों मेथिल में, तो वो एक ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, जब वो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे Cl बिठा दिया, तो Cl आ रहा है इस कार्बन पे, लेकिन कायरल हो रहा है इसका पड़ोस वाला कार्बन, क्यों? क्योंकि पहले बेटा दोनों मेथिल थे, तो मेथिल का H हट गया तो ये दोनों ग्रुप अलग हो गए ना, और बाकी दो तो पहले से अलग थे, तो ये वाला कायरल हो गया। इसका मतलब इसमें भी दो बन गए डेस्टोटीवो। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बन गए? 6 बन गए, है ना। बोलो क्या किस ओरिजिनल क्वेश्चन, तो किस जगह पे बता रहे हो? नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो गया, हाँ फिर नहीं काउंट कर सकते अभी, क्योंकि यहाँ फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन कुछ पता तो है नहीं, हाइड्रोजन बेस से जुड़ा है कि डैश से जुड़ा है। एक्सक्यूज मी सर, क्रिटिकल बनने के बाद प्लेनर हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स में जैसे एक्सेस, मतलब जो एक्सेस में क्लोरीन करा रहे हैं, मतलब सॉरी, क्या एक ही कार्बन पे 2 बार क्लोरीनेशन नहीं हो सकता है? नहीं, वो देखो 1 इक्विवेलेंट इसीलिए लिखा हुआ है, 1 इक्विवेलेंट मतलब वो मोनोक्लोरोनेशन ही कराना है हम लोग को यहाँ पे। अच्छा, हम मोनोक्लोरो लिखा है सर, ठीक है। हाँ, एक बार में एक ही क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन देगा, अदरवाइज तो फिर क्वेश्चन कहाँ का कहाँ पहुंच जाए, है ना, उसको फिर बताने में भी बड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन मोनोक्लोरो से पूछे जाते हैं। अब इसमें देखो, उसने जो ये 6 प्रोडक्ट बन रहे हैं ना बेटा, उसका करा दिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इसमें कुछ फ्रैक्शन अलग हो जाएंगे, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन से सेपरेट नहीं होते हैं, है ना। इनआइसोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है ना। डेस्टो लियो एक ही मॉलिक्यूल का डेस्टो और उसी मॉलिक्यूल का लीवो
का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, इसलिए वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं। तो इन 6 में बेटा देखो 2 इनआइसोमेरिक पेयर थे, जैसे ये वाला है, इसका डेस्ट्रो और इसी का लीवो का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, तो बेटा ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाएंगे वाया फ्रैक्शनल डिस्ट्रेशन। ऐसे इसके भी 2 बन रहे हैं ना डेस्ट्रो लीवो, वो भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो ये तो एक, ये पूरा एक ही काउंट होगा फ्रैक्शन में, ये एक ही काउंट होगा। हाँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो अलग होगा ही, क्योंकि कंपाउंड ही अलग है, इसका भी अलग होगा, तो ये दोनों अलग फ्रैक्शन में आएंगे। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने मिलेंगे टोटल? 4 मिल जाएंगे ना। तो इसलिए वही आंसर शायद ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट 6 हैं और इनआइसोमर्स कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्ट्रेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन हमें फाइनली कितने मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर इसका 4 है ना। एक ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेना है एज ए होमवर्क, है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे यहीं से। एक ये एल्केन है, इसका ब्रोमोनेशन करा रहा है, पहले पूछता है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स। हाँ, वो इसमें 1 इक्विवेलेंटी है, लिख लीजिएगा, है ना, इसमें भी 1 इक्विवेलेंटी है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, फिर वो कह रहा है एफडी करा दिया, मतलब फ्रैक्शनल डिफरेंशिएशन करा दिया, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने मिलेंगे? वही सेम सिमिलर वे में पूछा गया क्वेश्चन, बस आपको बना बना के देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन कर दीजिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में ठीक है ना। चलो तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। थैंक यू सर।